हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी केशव दास। ठीक है, देखिए अगर बात करें त्यागपत्र की, तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो बात करें कौन है, तो हमारे जैनेन्द्र कुमार है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर हम बात करें जैनेन्द्र कुमार के और रचनाएं की, तो कौन कौन सी हो सकती है? एक सुनीता है, सुनीता, पूर्वोदय, जयसंधि, मंथन और सुखदा। ये चारों की किसकी है? और चारों किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें से है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए निर्मला, ऑप्शन बी सुखदा, ऑप्शन सी तितली, ऑप्शन डी कर्मभूमि। देखिए अगर बात करें निर्मला की, निर्मला और कर्मभूमि की बात करें तो ये किसकी रचना है? प्रेमचंद की। किसकी? प्रेमचंद की है। अगर हम बात करें सुखदा, सुखदा मैंने अभी बताया किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की है। तितली बात करें तो तितली की बच क्या रहा हमारा? तितली बच रहा। तितली किसका उपन्यास है? तो हमारा जयशंकर प्रसाद का है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें से है? तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कौन सी है? तितली है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए अगर हम बात करें हिंदी भाषा के विकास की, तो सबसे पहले क्या आई? सबसे पहले हमारी क्या है? संस्कृत आई। क्या आई? सबसे पहले संस्कृत आई। संस्कृत के बाद क्या आई? पाली आई। फिर पाली से क्या आई? प्राकृत आई। प्राकृत के बाद क्या आई? अपभ्रंश आया। क्या आया? अपभ्रंश आया। और अपभ्रंश के बाद क्या आया? अपभ्रंश के बाद हमारी क्या आई? हिंदी आई। ठीक है, इन्हीं को हम देखना। पहले क्या? संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। देखिए यहाँ पर संस्कृत ऑप्शन में नहीं है तो अब संस्कृत छोड़ेंगे, पाली से देखेंगे। पहले मैंने बताया क्या? संस्कृत के बाद क्या आई थी? पाली आई थी। पाली के बाद क्या आया था? प्राकृत आया था। प्राकृत के बाद क्या? अपभ्रंश आया था। अपभ्रंश के बाद क्या आया था? हिंदी आया था। यही क्रम हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बिहारी हिंदी, ऑप्शन बी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। देखिए अगर बात करें बिहारी हिंदी की, तो बिहारी हिंदी की कौन सी बोलियां हैं? तो 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो बिहारी हिंदी कौन कौन सी आती है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगर हम पहाड़ी हिंदी की बात करें तो 2 बोलियां आती है। कौन कौन सी? कुमाऊनी और गढ़वाली। दो कितनी आती हैं? 2 आती हैं। अगर पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी के अंदर बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी, ये 3 किसके अंदर आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बघेली पूछा है, तो बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी से। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर राजस्थानी हिंदी की बात करें, इसके अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो राजस्थानी के अंदर कौन कौन सी? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। ये 4 हमारी क्या होती हैं? राजस्थानी हिंदी की उपबोलियां है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, वाक्य में धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी प्रविशेषण। देखिए अगर हम बात करें पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, तो बिकना हमारा क्या है? बिकना हमारा क्रिया है। कैसे बिक रही है? धड़ाधड़। तो धड़ाधड़ किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कि धड़ाधड़ क्या है? क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मात्रिक छंद नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी सवैया। देखिए अगर हम बात करें मात्रिक छंद, देखिए दोहा, सोरठा और चौपाई, ये तीनों क्या है? ये तीनों हमारे क्या है? मात्रिक छंद है। लेकिन सवैया हमारा क्या है? वर्णिक छंद है। क्या है? वर्णिक छंद है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी तुक, ऑप्शन सी गढ़, ऑप्शन डी यति। देखिए अगर हम बात करें तुक की, तो तुक किसे कहते हैं? चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। गढ़ की बात करें तो 3 वर्णों का एक गढ़ होता है। 3 वर्णों का एक गढ़ होता है। वर्णिक छंदों में गढ़ों की गणना की जाती है। अगर गढ़ों की संख्या कोई पूछे तो कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, अगर यति की बात करें तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट
राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निर्वेद स्थायी भाव है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शांत रस का, ऑप्शन बी करुण रस का, ऑप्शन सी हास्य रस का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें निर्वेद, तो निर्वेद किसका स्थायी भाव है? तो हमारा किसका है? शांत रस का स्थायी भाव है। अगर करुण रस का स्थायी भाव कोई पूछे तो क्या होता है? शोक होता है। अगर हास्य रस का कोई स्थायी भाव पूछे तो क्या होता है? हास होता है। तो यानी कि निर्वेद स्थायी भाव है किसका है? शांत रस का। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो कठिनाई से समझ में आए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए दुर्गम, ऑप्शन बी दुर्लभ, ऑप्शन सी दुर्बोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें जो कठिनाई से समझ में आए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हमारा दुर्बोध होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जिसका कोई आश्रय ना हो, जिसका कोई आश्रय ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सदाशय, ऑप्शन बी पराश्रित, ऑप्शन सी आश्रित, ऑप्शन डी निराश्रित। देखिए अगर हम बात करें जिसका कोई आश्रय ना है उसे क्या कहेंगे? निराश्रय कहेंगे। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पीयूष, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी अम्मी, ऑप्शन डी अम्बुज। देखिए अगर बात करें अमृत की, तो अमृत का अगर कोई पर्यायवाची पूछे तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? पीयूष होता है। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? पीयूष होता है। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा होता है। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? एक सोम भी होता है। क्या होता है? सोम भी होता है। और अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? अमी भी होता है। अगर हम बात करें बच क्या रहा है हमारा, यानी कि तीनों हमारे क्या हैं? अमृत के पर्यायवाची हैं। बच क्या रहा है? ऑप्शन डी बच रहा है अम्बुज। अम्बुज किसका अमृत का पर्यायवाची है? नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी घोटक, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी तरंग। देखिए बात करें अश्व की, तो अश्व का अगर हम पर्यायवाची की बात करें, अश्व के पर्यायवाची की बात करें तो अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? घोड़ा होता है। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? घटक होता है। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? होता है। और अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? बाजी भी होता है। क्या होता है? बाजी भी होता है। और अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? तुरंग भी होता है। क्या होता है? तुरंग भी होता है, लेकिन तरंग नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कि अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो तरंग नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौटिल्य का विलोम शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मार्दव, ऑप्शन बी आर्तव, ऑप्शन सी आर्जव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम कौटिल्य के विलोम शब्द की बात करें तो क्या होता है? आर्जव होता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कौटिल्य का विलोम शब्द कौन सा है? आर्जव है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है माथा टनकना मुहावरे का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सिर दर्द होना, ऑप्शन बी नुकसान होना, ऑप्शन सी उदास होना, ऑप्शन डी शक होना। देखिए माथा टनकना का अगर कोई अर्थ, मुहावरे का अर्थ कोई पूछे तो क्या होता है? शक हो जाना। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चबूतरा का तत्सम रूप है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए चबूतरा, ऑप्शन बी चरबतर, ऑप्शन सी चतवाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा? तो चतवाल होगा। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रोग ग्रसित होना, ऑप्शन बी मुसीबत उठाना, ऑप्शन सी पेट तक लंबी दाढ़ी होना, ऑप्शन डी देखने में सीधा किंतु चालाक होना। देखिए बात करें पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या होगा? तो देखने में सीधा किंतु चालाक होना। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। अगर ऑप्शन की देखिए यहाँ पर क्या संदर्भ का 4 रूप दिया गया, क्या संदर्भ का 4 रूप दिया गया, हमें बताना कौन सा संदर्भ सही लिखा हुआ। तो अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, देखिए ऑप्शन सी हमारा क्या है? ये संदर्भ का शुद्ध रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए उन्नयन, ऑप्शन बी उन्नयन, ऑप्शन सी उन्नयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताना कुछ क्या है? उन्नयन का कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही क्या है? गलत है। ये तीनों ही क्या है? उन्नयन का अशुद्ध रूप है। अगर उन्नयन अगर कोई आपसे पूछे तो कैसे लिखा जाएगा?
यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा उ, फिर उसके बाद आधा ना, फिर पूरा ना, फिर या और ना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद का संधि विच्छेद है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए अनुधन छेद, ऑप्शन बी अनुधन छेद, ऑप्शन सी अनुधन छेद, ऑप्शन डी अनुधन छेद। देखिए यहाँ पर होता है व्यंजन संधि में एक नियम होता है कि यदि हास्य स्वर या फिर दीर्घ स्वर, हार्ग स्वर या फिर दीर्घ स्वर का मेल किससे हो, छा से हो, तो छा से पहले क्या लग जाता है, आधा चा लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है अनुधन। पहला अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए अनुधन, अनु में क्या है, ऊ है, यानी कि क्या है, हमारा हास स्वर है, हास स्वर के मेल किससे हो रहा है, छा से हो रहा है, तो इससे पहले क्या लग जाएगा, छा से पहले क्या लग जाएगा, आधा चा लग जाएगा, बाकी सब वैसे उतर जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुधन छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, अनुधन छेद। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए छा, ऑप्शन बी त्रा, ऑप्शन सी स्रा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए अगर बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, छा, त्रा, स्रा और इसी के साथ एक और होता है, क्या होता है, ज्ञा होता है। ये चारों हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें, इसमें निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन है, तो ये तीनों हमारे क्या हैं, संयुक्त व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से साघोष वर्ण है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी फा, ऑप्शन डी दा। देखिए बात करें साघोष वर्ण की, तो अगर साघोष की वर्ण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का क्या, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, साघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का कहने का क्या मतलब है, मैंने बताया हुआ है कि आप याद रखिए कचट तप, क्या, कचट तप, यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन सभी वर्ग का चौथा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, साघोष होता है। अगर हम बात करें था की, तो ये क्या है, हमारा टा वर्ग का दूसरा वर्ण है, और ये चा वर्ग का दूसरा वर्ण है। फा की बात करें तो ये पा वर्ग का दूसरा वर्ण है। लेकिन अगर ये बात करें तो ये हमारा क्या होता है, ता था दा, यानी कि ये क्या होता है, ता वर्ग का तीसरा वर्ण। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, साघोष होता है, और दा हमारा क्या है, ता वर्ग का तीसरा वर्ण है। इसलिए ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।